और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा है कि किस तरीके से अंबेडकर को, फुले को और पेरियार को इतना जगह, क्या मतलब इतना तो नहीं, मतलब मैं तो बोलूंगी जगह ही नहीं दिया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसी वजह से मेरा दूसरा क्वेश्चन ही एनईपी पे है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनके करीब हैं, तो आप इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे है कि लोगों ने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 60 से 70% बात ये कही गई है कि संघ की मानी गई है। आप संक्षेप में बताइए कि एनईपी ब्राह्मणिकल कैसे है। सही बात है, आपने संक्षेप शब्द जोड़ा ना, क्योंकि ब्राह्मणिकल होने को जब हम डिकोड करने लगेंगे तो बहुत बड़ी कहानी बनेगी और बड़ा जोखिम जोखिम भरा सवाल आप किया है कि ब्राह्मणिकल है। निश्चित रूप से कि जब जो 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 आपके सवाल का शुरुआती हिस्सा था वो यही था कि पूरे देश की एजुकेशन पॉलिसी ऐसे बनाई जाए कि वो बहुत फिल्टर्ड हो और उसमें नेहरूवियन कांग्रेस भी शामिल रही, उसके बाद की तमाम सरकारें शामिल रही और इवन यूपीए और एनडीए की सरकारों में भी तमाम तरह की एक जैसी चीजें दिखती। वो एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिव नहीं है, वो एजुकेशन पॉलिसी ढेर सारे राइट विंग अप्रोच रखने वाले धूल पुरातन पंथी, कर्मकांडी और पुंगापंथी लोगों को स्वाधीनता संग्राम सेनानी बनाकर पेश करती रही, नैतिक शिक्षाओं में पढ़ाती रही, पंचतंत्र की तमाम अवैज्ञानिक कहानियों को हमारी परंपरा बता करके हमें पढ़ाती रही। जबकि उन लोगों को बहुत हाशिए पर ढकेल दिया गया जो असल में वैज्ञानिक परंपरा के मानने वाले लोग थे, जिन्होंने समाज के भीतर के कर्मकांड को उजागर किया था, जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को उजागर किया था। और ठीक उसी समय जिस समय ये पोंगापंथी यथास्थितिवादी दक्षिणपंथी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 100% संग्राम सेनानी हमारे बस बैठे हुए हैं। ये इस बात को दिखाता है कि आपका अप्रोच क्या है। आप नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके की वे आवाजें, आप खोज के देखते हैं किस रूप में है। आप खोजिए ना, तिलका मांझी पर क्या लिखा गया, सिद्धू कानू पर कहाँ बात हुई है और कौन लोग उसके पहले शिक्षक बना दिए गए। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख आज भी महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले लोग कहाँ हैं और शिक्षक दिवस किनके नाम पर मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी परंपरा है। यही परंपरा एजुकेशन पॉलिसी में भी कंटिन्यू रहती है। मैं बहुत बहुत रेडिकल होकर के एक बात कहने का जोखिम उठाऊं कि वो अब तक की जितनी भी सरकारें रही ना, मूलतः वो अपर कास्ट अपर क्लास पुरुष हेजेमनी की सरकारें रही, इसलिए उनका माइंड सेट 19-20 का फर्क है बस, वो चला आ रहा। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन, आप 6% जीडीपी का वहां खर्च करना चाह रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 89 में 86 में भी आप 6% खर्च करने का दावा कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी आप यही कह रहे हैं। यानी आपने इस 50-60 साल में कुछ नहीं किया। आप झूठ वो बोले, झूठ 86 में बोला गया, झूठ 2020 में बोला जा रहा है। दूसरी बात, सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर, आप कोठारी कमीशन को देखिए, थोड़ा बहुत वैज्ञानिक अप्रोच मिलेगा, 86 में वैज्ञानिक अप्रोच थोड़ा बहुत मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर 86 और 66 68 वाली कोठारी कमीशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, इन सब एजुकेशन पॉलिसीज में ये आवाजें जो असल में भारत को समझने की आवाजें, जो इंक्लूसिव इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, वो होती, तो आज एनईपी 2020 में परंपरा के नाम पर, रवायत के नाम पर, संस्कृति के नाम पर फिर से वही पूंगापंथी बेचारे की नहीं आ जाती, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि आरएसएस के जरिए आई है। तो पहली बात ये कि अब वो एनईपी 2020 ये कह रही है कि हम संस्कृति को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ कर पाएंगे। तो भाई, क्या आप संस्कृति में ये बताएंगे कि भारत में जाति व्यवस्था बनाई हमने जो दुनिया में कहीं नहीं, और जाति के नाम पर इंसान में ऐसा फर्क किया कि कुछ लोगों, एक बहुत बड़े तबके को हमने इंसान ही नहीं माना, हमने उन्हें हर तरह के अवसरों से वंचित किया, अछूत बनाया, एक बहुत बड़े तबके को पिछड़ा बनाया, उनकी जाति के पेशे जो थे
उनको इतना दोयम दर्जे का माना कि उनको पिछड़े में रखा गया, वो पिछड़े ही रहे। आदिवासी को मनुष्य नहीं माना, उन्हें असभ्य, जंगली, क्या क्या कहा गया। आप 1946 का जयपाल सिंह मुंडा का संघर्ष दिया हुआ भाषण पढ़िए, मैं जंगली बोल रहा हूँ। यह जो अप्रोच है, यह आरएसएस का अप्रोच है। तो वो कहीं नहीं बता रहे हैं कि परंपरा और संस्कृति के नाम पर वो क्या पाने वाले हैं। ये एनईपी 2020 में आ रहा है। एनईपी 2020 कल्चर के नाम पर फिर से एक उसी परंपरा को, उस हेजेमनी को, ब्राह्मणिकल हेजेमनी को स्टेब्लिश करने जा रहा है, जो आपके साइंस डिपार्टमेंट को, जो कि कागज में तो लिखा, एनईपी 2020 के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का पढ़ेंगे तो लगेगा कि पूरे भारत का सबसे क्रांतिकारी दस्तावेज है। लेकिन उसके पीछे नियत यही है कि जब कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख होकर के, उस इसरो के जहां समाज वैज्ञानिक होने के बावजूद भी नारियल फोड़ करके वो मिसाइल दागते हैं और जीएसएलवी पीएसएलवी को लॉन्च करते हैं। ऐसा दुनिया में, यहाँ भारत में पहली बार कंप्यूटर बना तो हमने उसे जन्म पत्री बनाई। हम वो देश, हम हर जगह, हम राफेल को जो टीका लगाते हैं, नींबू चढ़ाते हैं। आपकी एजुकेशन पॉलिसी इन दोनों के बीच क्या, कौन सा स्टैंड चुनेगी? ये दोनों तो साथ चल नहीं सकता। आप एक तरफ साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं और एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं, तो ये एक ब्राह्मणिकल अप्रोच है इस पूरे एनईपी में। इस एनईपी में कॉर्पोरेट अप्रोच, संघ को इससे नहीं फर्क पड़ता शिक्षा सरकारी हो, शिक्षा को वो प्राइवेट हाथों में, जैसे देश को बेच रहे, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, तमाम संस्थान और सरकारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे जैसे सरकारी फैक्ट्रियां बंद हुई, सरकारी अस्पताल बंद हुए, सरकारी स्कूल बंद हुए, उसी तरह से इस देश में एनईपी 2020 के बाद सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक फंडेड हैं वो बंद होंगे और इनकी जगह पर अंबानी के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अशोका गलगोटिया एमईटी, शारदा यूनिवर्सिटी, ये सब खड़े होंगे। तो आरएसएस किस तरह से काम कर रहा है सोचिए। आपको जो एजुकेशन देगा वो हाईली ब्राह्मणिकल अप्रोच वाली, वो गोलबलकर को शामिल करेंगे, अम्बेडकर को नहीं करेंगे। अगर अम्बेडकर को करेंगे भी तो वो असली बात नहीं बताएंगे जो अम्बेडकर की असली अम्बेडकर नेता है। क्या एनईपी में परंपरा के नाम पर मुंह में मटका बांध करके घूमना, पीछे झाड़ू चल के परंपरा वाली चैप्टर होंगे क्या? या पेरियार का चैप्टर होगा क्या कि उन्होंने राम को किस तरह से क्वेश्चन करके सच्ची रामायण लिखा? क्या ये नरेशन क्या हो? ये भी कल्चर का हिस्सा है क्या? कबीर उस तरह से पढ़ाए जाएंगे, रैदास पढ़ाए जाएंगे क्या? क्या आजादी के समय का सिलेबस होगा क्या? ये एक चीज है। तो कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख होकर के भी आरएसएस के लोगों से जाके मिलते और उनके सारी चीजों को ले आते। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जब पूरे देश में बवाल हुआ, वही पेरियार की जमीन से सबसे ज्यादा विरोध हुआ। हिंदी अगर आप बोलेंगे तो ये ठीक नहीं, वापस चाहिए। लेकिन अब ये एजुकेशन को प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक कल्चर से फिर से एक यथास्थितिवादी, परंपरावादी, पुंगावादी, विषमतावादी कल्चर को हमारे सामने रखेंगे। जो बचा हुआ एजुकेशन है उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आम गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो 90 के बाद, जब मैं पहले सवाल के जवाब में कह रहा था, अम्बेडकराइट मूवमेंट, अम्बेडकराइट वॉइस जब तेजी से सामने आ रही थी, उस पीढ़ी को अब पूरी तरह से एनईपी में रोक दिया जाएगा। ये बात दस्तावेज में तो लिखी नहीं जाएगी। दस्तावेज में, घोषणा पत्र में जैसे बात लिखी जाती है वही भाषा यहाँ भी है। बजट में बात जैसे लिखी जाती है वही एनईपी की है। तो एनईपी को इस तरह से मैं हाईली ब्राह्मणिकल मानता हूँ। और ये आम गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं, पसमानदा, इनके हाथ से छीन लेगी। और जो मनुस्मृति का समाज था, कौन पढ़ेगा ये तय है, अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष। वैसे ही, और क्या पढ़ेगा ये तय, हिसाब लग के डालेंगे नहीं। फर्क ये होगा कि आपको उस चार दीवारी से दूर रखा जाएगा जहां से देश चलता है, जहां से स्कोर सेट किया जाता है। इसलिए मैं एनईपी को हाईली ब्राह्मणिकल और आरएसएस की छिपे हुए एजेंडे में, मेरी बातें आज हो सकता है कुछ आपको लगे कि अरे भाई आप तो ज्यादा ओवर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, इनका इतिहास नहीं। तो मैं इसलिए एक ब्राह्मणिकल आरएसएस वाली एनईपी एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।